हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जो चैप्टर 7 है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। और चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था, चैप्टर 7 जो हमने पढ़ा था उस चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल का तात्पर्य है ऐसा काल जिसमें जो औजार है वो पत्थर के बनाए जाते थे। इस पाषाण काल को हमने 3 भाग में डिवाइड किया था, राइट। एक तो पूरा पाषाण काल था, एक मध्य पाषाण काल था और एक नव पाषाण काल था, राइट। और फिर हमने पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक लोअर पैलियोलिथिक एज यानी लोअर पूरा पाषाण काल, और मिडिल पूरा पाषाण काल, और एक अपर पूरा पाषाण काल, राइट फ्रेंड्स। और ये जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है, ये जो है वो जो पत्थर के औजार पाए जाते थे, उन पत्थर के औजार की आकृति के आधार पर हमने इन जो पाषाण काल है इनको डिवाइड किया है। इससे जो पहले वाली वीडियोस चैप्टर 7 तक हमने, उसमें चैप्टर 7 में हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, जिसमें लोअर, मिडिल और अपर पूरा पाषाण काल के बारे में, और मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था। ये जो चैप्टर 8 है वो पूरा का पूरा नव पाषाण काल के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से परिवर्तन है जो नव पाषाण काल में आए, है ना। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन तथा कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, राइट। और पूरा पाषाण काल में किसी प्रकार की कृषि और जो पशुपालन है वो नहीं होता था। पहले केवल और केवल जो लोग हैं वो जंगलों से जो उत्पाद है उनको प्राप्त करते थे, शिकार किया करते थे, राइट। जो पूरा पाषाण काल में है ये जो है शिकार करना, है ना, मछली पकड़ना, जंगलों में घूमकर जो कंदमूल है वो इकट्ठा करना, ये पूरा पाषाण काल की विशेषता थी। और मध्य पाषाण काल की विशेषता थी पशुपालन और कृषि की शुरुआत, राइट। और नव पाषाण काल की क्या विशेषता थी हम उसको आगे यानी इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमने इनके जो जो समय काल है उसको भी पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल में जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, जो लोअर पूरा पाषाण काल है, वो अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व तक जो है इसका काल था, राइट। बीसी को कहते हैं ईसा पूर्व। अपन न्यू एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे इतिहास की, उसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, राइट। और जो मिडिल पूरा पाषाण काल है उसकी जो अवधि मानी जाती है वो 1.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 35,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, राइट। और जो अपर पैलियोलिथिक एज यानी जो अपर पूरा पाषाण काल की जो जो समय अवधि मानी जाती है वो 35,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और मध्य पूरा पाषाण के बारे में हमने पढ़ा कि ये 9,000 ईसा पूर्व से लेकर शुरू होता है और 4,000 ईसा पूर्व तक चलता है, राइट। ये हमने अब तक पहले वाली वीडियो में चैप्टर 7 में हमने पढ़ लिया था। इस वाली वीडियो में हम नव पाषाण काल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो इस जो चैप्टर 8 है, जो लेसन 8 है, चैप्टर 8 है, उसका जो नाम है वो है उस चैप्टर 8 का जो नाम है वो है नव पाषाण युग। क्या है? नव पाषाण युग। यानी हम नव पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। उस युग के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? पहला, आजीविका का उत्पादन। पहला आज यानी नव पाषाण काल में जो पहला आजीविका का उत्पादन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि मध्य पाषाण काल में लोगों ने कृषि की शुरुआत कर दी थी और जो पशुपालन है वो स्टार्ट कर दिया था। और नव पाषाण काल में ये जो पशुपालन है और ये जो कृषि की शुरुआत है उसको एक नए स्तर पर इस नव पाषाण काल में जो उस समय जो मानव है उनके द्वारा
ले जाया गया था। राइट फ्रेंड्स। तो इस अध्याय का जो सबसे पहला बिंदु है वो है बलूचिस्तान में सबसे प्राचीन ग्रामीण बसावट। बलूचिस्तान कहाँ पर? बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो दक्षिणी वाला भाग है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान बलूचिस्तान में सबसे बलूचिस्तान में सबसे प्राचीन ग्रामीण बसावट। बलूचिस्तान में सबसे प्राचीन ग्रामीण बसावट के बारे में, यानी बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान है, जो उस समय जो भारतीय उपमहाद्वीप का, उस समय जो भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी जो भाग था, है ना फ्रेंड्स, उस समय जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग था, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो बलूचिस्तान में, इस बलूचिस्तान में जो सबसे पहले प्राचीन ग्रामीण बस्ती थी, यानी गांव में जो लोग रहते थे, वो बसावट के बारे में हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। राइट फ्रेंड्स। वैश्विक संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ का तात्पर्य है पूरे विश्व स्तर के, यानी स्तर पर हम बात करते हैं उसमें। तो वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण युग की शुरुआत ईसा पूर्व 9000 में हुई। मतलब जैसे मैंने बताया ना, जैसे कि वैश्विक संदर्भ में जो पूरा पाषाण काल है उसकी शुरुआत हुई थी 20 लाख ईसा पूर्व, जबकि भारत के संदर्भ में जो पूरा पाषाण काल की शुरुआत हुई थी 6 लाख ईसा पूर्व, है ना। जब वैश्विक संदर्भ की बात करते हैं तो जो उसके पूरा पाषाण काल के जो अपने को अवशेष मिलते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से मिलते हैं, जबकि भारत के संदर्भ में जो अवशेष मिलते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में मिले अवशेषों के बहुत बाद के अवशेष है, वो है 6 लाख ईसा पूर्व के। राइट। तो अगर वैश्विक संदर्भ की बात करूं तो जो नवपाषाण काल है उसकी शुरुआत मानी जाती है कब से? उसकी शुरुआत मानी जाती है 9000 ईसा पूर्व से। समझे? यानी देखो, इसमें तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि तुम बोलोगे कि 9000 ईसा पूर्व में तो मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई थी। राइट। अभी पढ़ा ना हमने इससे पहले वाली वीडियो में कि 9000 ईसा पूर्व तो मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई थी और वो 4000 ईसा पूर्व तक चला था। बल्कि जबकि इस वीडियो में, इस चैप्टर में बताया गया है कि नवपाषाण काल की शुरुआत तो 9000 ईसा पूर्व हुई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो मध्य पाषाण काल की जो अवधि दी हुई है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व, ये भारत के संदर्भ में दी हुई है। और मैंने जो अभी ये बताया कि जो नवपाषाण काल की शुरुआत है वो 9000 ईसा पूर्व हुई थी, ये वैश्विक संदर्भ के अंतर्गत बात हुई है। तो भारत के संदर्भ में जो नवपाषाण काल की जो तिथि होगी वो कुछ अलग होगी, यानी वो 9000 ईसा पूर्व यानी 4000 ईसा पूर्व के बाद होगी। राइट। ये जो तिथियाँ है ये भारत के संदर्भ में, और ये जो तिथि है वो वैश्विक संदर्भ में। वैश्विक संदर्भ का तात्पर्य है कि विश्व में जो अपने को अवशेष मिले हैं उसके संदर्भ में बात की जा रही है, और भारत के संदर्भ का तात्पर्य जो भारत में अवशेष मिले हैं उससे संदर्भ में ये बात की जा रही है। राइट। तो अब देखो, यही आगे तिथि बताई गई कि भारतीय उपमहाद्वीप में ईसा पूर्व 7000 का एकमात्र ज्ञात नवपाषाण बसावट मेहरगढ़ में स्थित है, जो पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में स्थित है। मतलब ये जो 9000 ईसा पूर्व में जो शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल की वो वैश्विक संदर्भ में है, और भारत के संदर्भ में जो इसकी जो स्टार्टिंग जो तिथि बताई जाती है हमें 7000 ईसा पूर्व, कितने? 7000 ईसा पूर्व, 7000 जो ईसा पूर्व है उस समय के भी अपने को अवशेष मिले हैं जो नवपाषाण काल को इंगित करते हैं। और वो अवशेष अपने को कहाँ मिले हैं? जो अभी बताया ना, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो दक्षिणी भाग है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो दक्षिणी भाग है बलूचिस्तान, उस बलूचिस्तान में एक प्रांत है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़, उस मेहरगढ़ से अपने को सबसे जो पहले और सबसे पुराने भारत के संदर्भ में जो नवपाषाण काल है उसके प्रमाण अपने को मेहरगढ़ से मिले। और मेहरगढ़ आगे हम पढ़ेंगे, जहाँ पर भारत में सबसे पहले जो कृषि के प्रमाण मिले हैं वो भी मेहरगढ़ से ही मिले हैं। राइट। क्योंकि जो नवपाषाण काल की जो विशेषता है वो क्या है? कृषि की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत। राइट।
तो मेहरगढ़ से ही अपने को नवपाषाण काल के सबसे प्राचीन अवशेष जो है भारत के मिले हैं, और मेहरगढ़ से ही कृषि की शुरुआत जो है वो की गई है, राइट। और यह मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान के दक्षिणी भाग बलूचिस्तान में स्थित है, राइट फ्रेंड्स। तो ये जो अगर भारत के संदर्भ में अगर जो नवपाषाण काल की शुरुआत की बात करें तो वो 7000 ईसा पूर्व है, और वैश्विक संदर्भ में अगर बात करें तो उसकी जो तिथि बताई जाती है वो 9000 ईसा पूर्व बताई जाती है, राइट फ्रेंड्स। अब तुम्हें यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा कि मध्य पाषाण काल तो ख़त्म हुआ था 4000 ईसा पूर्व में, तो नवपाषाण काल के अवशेष 7000 ईसा पूर्व के कैसे मिल गए? देखो फ्रेंड्स, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि आप कोई ऐसी रेखा नहीं खींच सकते हो, है ना। आप कोई ऐसा समय नहीं बता सकते हो कि उससे उस समय से जस्ट पहले जो है वो मध्य पाषाण काल है और उस समय के जस्ट बाद जो है वो नवपाषाण काल है। ऐसा क्यों नहीं बता सकते हो? क्यों? क्योंकि जो समय है, जो चीज़ें हैं, जो मनुष्य का जो व्यवहार है, जो सामाजिक स्थिति है, जो हथियार है, वो एकदम से चेंज नहीं होते हैं, है ना। जैसे मान लो पहले जो हथियार बनाए जाते थे वो थोड़े बड़े बड़े पत्थरों के बनाए जाते हैं ना। फिर हमने पढ़ा कि नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में जो हथियार है वो थोड़े शार्प बनाए जाने लगे, थोड़े छोटे हथियार बनाए जाने लगे। तो ये जो है वो एक दिन में ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन के पहले जो है बड़े बड़े हथियार के, बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाए जाते हो और अगले दिन जो है वो छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाए जाते हो, नहीं। यानी जो ये परिवर्तन है केवल एक दिन में नहीं आता है ना। इसके लिए समय लगता है, इसके लिए हजारों समय लगता है ना। इसके लिए हजारों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, उसके बाद ये जो है फेस परिवर्तन होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी जो तिथियाँ है वो आपस में इंटरलिंक्ड होगी, है ना। इंटरलिंक्ड का मतलब क्या है कि चीज़ें जो है वो एकदम से चेंज नहीं हुई है, उसके लिए कुछ समय लगा है, कुछ साल लगे हैं, है ना। वो लाखों साल हो सकते हैं, हजारों साल हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पर 7000 BC या 7000 ईसा पूर्व का उपयोग किया गया, राइट। और भारत में जो है सबसे प्राचीन जो नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं वो जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान में, वहाँ पर मेहरगढ़ स्थल है, उस मेहरगढ़ स्थल से अपने को ये प्रमाण मिले हैं, राइट फ्रेंड्स। मेहरगढ़ कोच्चि के समतल मैदान में बोलन नदी के किनारे है, जिसे बलूचिस्तान में अनाज की टोकरी कहा जाता है। अभी बताया मैंने कि भारत में सबसे पहले कृषि के प्रमाण जो है, प्राचीन कृषि के प्रमाण कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। इसीलिए मेहरगढ़ को क्या कहा जाता है? अनाज की टोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाज की टोकरी। अनाज की टोकरी का मतलब है कि यहाँ पर कृषि जो है वो की जाती थी, और यहाँ पर जो प्राचीन समय में लोग हैं, जो नवपाषाण काल के जो लोग हैं, वो अनाज का उत्पादन करते थे, राइट फ्रेंड्स। और ये जो मेहरगढ़ है वो कहाँ पर स्थित है? बोलन नदी की घाटी, यानी बोलन नदी जो है उस बोलन नदी की घाटी पर स्थित है ये मेहरगढ़। और नदियों का महत्व कितना था ये तो मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में जो बताया था कि प्राचीन भारत के जो उत्पत्ति है, प्राचीन भारत के जो लोग हैं, उनके लिए नदियों का कितना महत्वपूर्ण रोल था उनके लिए, राइट। तो मेहरगढ़ जो है उसे अनाज की टोकरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले जो है हमें कृषि के प्रमाण भारत के संदर्भ में मिले हैं, राइट फ्रेंड्स। यह बसावट इंडस के समतल मैदानों के किनारे पर थी। मतलब जो भारत में इंडस नदी है, राइट, ये वाली, ये अपना प्यारा भारत, इस प्यारे भारत के जब आप उत्तर पश्चिम में जाओगे तो यहाँ पर आपको इंडस नदी मिलेगी, सिंधु नदी मिलेगी। तो उसी सिंधु नदी के किनारे यानी यहाँ पर जो है वो बलूचिस्तान स्थित है, जो कि बोलन नदी की घाटी में स्थित है, राइट। और इंडस नदी को क्या? समतल मैदान। इंडस नदी के आसपास का क्या मैदान है? समतल मैदान है। और इसी समतल मैदान के पास ये मेहरगढ़ जो है वो स्थित है, राइट। इसे इंडस और भूमध्य सागर के बीच का सबसे बड़ा नवपाषाणिक बसावटों में से एक माना जाता है। मतलब जो मेहरगढ़ है उसे इंडस नदी, मतलब ये जो सिंधु नदी है, और भूमध्य सागर, या आप इधर की तरफ बढ़ोगे तो आप पाओगे कि यह जो है यूरोप में एक सागर है, भूमध्य सागर। जब आप यूरोप की तरफ बढ़ोगे तो ये यूरोप में एक भूमध्य सागर आएगा, राइट। तो ये भूमध्य सागर और जो इंडस नदी है, उस भूमध्य सागर और इंडस नदी के बीच में जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जो नवपाषाणकालीन स्थल है वो कौन सा है? मेहरगढ़ है। मतलब मेहरगढ़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण स्थल है नवपाषाण काल से संबंधित।
जो कि भूमध्य सागर और सिंधु नदी के बीच समतल मैदान में स्थित है, राइट। हालांकि पशुपालन और अनाज का उत्पादन करने वाले शुरुआती बाशिंदे ईसा पूर्व 5500 के आसपास बाढ़ से बाधित हुए, किंतु पत्थरों और हड्डियों के औजारों की मदद से ईसा पूर्व 5000 के आसपास कृषि और अन्य गतिविधियां फिर से शुरू हुई। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो ये सबसे नवपाषाणकालीन स्थल मेहरगढ़ है ना, ये जो नवपाषाणकालीन स्थल मेहरगढ़ है, जहाँ पर कृषि की शुरुआत सबसे पहले जो हुई थी, इसके प्रमाण अपने को मिले हैं। तो उस क्षेत्र में यानी उस नवपाषाणकालीन स्थल में जब कृषि की जाती थी, जो पशुपालन किया जाता था, वो बहुत से प्राकृतिक आपदाओं के कारण यानी बाढ़ के कारण है ना, सूखे के कारण, इस बाढ़ और सूखे के कारण 5500 ईसा पूर्व में जो है ये कृषि जो है वो प्रभावित हुई। मतलब जो कृषि का कार्य है वो थोड़े दिनों के लिए यानी थोड़े वर्षों के लिए बंद हो गया, लेकिन बाद में जो 5000 ईसा पूर्व यानी 500 साल बाद फिर से जो कृषि की शुरुआत इन क्षेत्रों में हो गई। तो वो बाढ़ के कारण जो ये कृषि कार्य क्या हुआ, बाधित हुआ। यानी जो नदियां थी, जितनी इम्पोर्टेंट इन ये नदियां कृषि के लिए थी, उतनी ही विनाशकारी ये नदियां बाढ़ को लेकर आती थी। यानी जब बाढ़ आती थी तो उतना ही विनाश ये नदियां लेकर आती थी, राइट। तो वही कहना चाहते हैं कि पशुपालन तथा अनाज का उत्पादन करने वाले शुरुआती बाशिंदे 5000 ईसा पूर्व के आसपास बाढ़ से बाधित हुए। मतलब बाढ़ ने इन जो रहने वाले लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, उनको इन्होंने बाढ़ ने प्रभावित किया है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, पत्थर और हड्डियों के औजार की मदद से, लेकिन उन्होंने बाद में पत्थर और हड्डियों के फिर से औजार बनाए और उन्हीं औजारों की मदद से उन्होंने फिर से कृषि कार्य और फिर से पशुपालन जो है वो शुरुआत किया, राइट। इस क्षेत्र के नवपाषाण युगीन लोग शुरू से ही गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे, राइट। तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि जो सिंधु नदी के आसपास वाला समतल मैदान है, यानी कि ये जो उत्तर पश्चिम वाला जो भारत का मैदान है, वहाँ पर जो लोग हैं, प्राचीन लोग, वो किसकी खेती किया करते थे, वो गेहूं की खेती किया करते थे और वो जौ की खेती किया करते थे, राइट। और जो हमने पढ़ा था कि जो गंगा का जो समतल मैदान है, वहाँ पर लोग किसकी खेती किया करते थे, वो लोग पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि वो लोग चावल की खेती किया करते थे। किसकी खेती किया करते थे, चावल की खेती किया करते थे। और ऐसा क्यों होता था, मैंने बताया आपको, जो भारत का जो मानसून है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, वो जो मानसून है वो सबसे पहले जो अरब सागर में शुरू होता है, राइट, और बंगाल की खाड़ी में जो शुरू होता है, वो जो मानसून है, जैसे जैसे वो भारत के उत्तरी क्षेत्रों में बढ़ता है, जैसे जैसे वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बढ़ता है, वैसे वैसे इस मानसून की जो इस मानसून में जो वर्षा की मात्रा होती है, जो मानसून में जो जल की मात्रा होती है, वो कम होती जाती है। इस कारण से जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग है, उनमें थोड़ी कम वर्षा प्राप्त होती है, और ये जो कम वर्षा है वो गेहूं और जौ के उत्पादन के लिए अच्छी होती है। लेकिन भारत के जो पूर्वी भाग है, जो गंगा का मैदानी इलाका है, जो 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 डेल्टाई इलाका है, जहाँ पर कृष्णा गोदावरी है ना, जो गंगा का डेल्टाई इलाका है, वहाँ पर जो है थोड़ी अधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। इसीलिए वो जो क्षेत्र हैं वो चावल के उत्पादन के लिए उपयुक्त क्षेत्र थे, और आज भी हैं, है ना। आज भी आप देखोगे तो गंगा के जो डेल्टाई मैदान है ना, जो दूसरी दक्षिण की भारत की जो नदियां हैं, उनके डेल्टाई मैदान है, वहाँ पर चावल की खेती की जाती है। जबकि भारत का जो उत्तरी भाग है ना, जो उत्तर पश्चिमी भाग है, वहाँ पर गेहूं और जौ की खेती की जाती है। तो पहले भी ऐसा ही था, यानी पहले भी जो मेहरगढ़ है, वहाँ पर अपने को गेहूं के प्रमाण और जौ के प्रमाण जो है वो मिले हैं, राइट। वे प्रारंभ में ढोर, डंगर, भेड़ तथा बकरियां पालते थे। अभी बताया ना मैंने कि जो नवपाषाण काल में जो पशुपालन है वो भी स्टार्ट हो गया था, राइट। और पशुपालन में वो क्या करते थे, वो भेड़ पालते थे, बकरियां पालते थे, है ना। ढोर और डंगर एक जानवर होता है, पशु होता है, उसको पालते थे, राइट। शुरू में बकरी पालन की प्रधानता थी, लेकिन अंततः दो अन्य जानवरों के कारण पशुपालन पहले की तुलना में बढ़ गया। मतलब उन्होंने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, बकरी को पालतू बनाया, है ना। आज भी लोग बकरियां पालते हैं ना। तो पहले जो है, जो गांव के गरीब की गाय कहा जाता है बकरी को, राइट। तो उस समय जो है वो लोग जो है वो बकरी का पालन शुरू में करते थे, लेकिन बाद में दो और पशु जो है उसको उन्होंने यानी उनको उन्होंने इन पशुपालन में जोड़ा, और वो कौन है, भेड़ और ढोर डंगर, राइट फ्रेंड्स।
तो बकरी है उसको गरीब की गाय कहा जाता है, राइट। संभवतः पशुपालन से कृषि में भी मदद मिली। जैसे जैसे देखो हमने क्या पढ़ा कि नवपाषाण काल में लोग कृषि करते थे ना, जो पशुपालन करते थे। तो आज भी हम देखते हैं जो पशुपालन करते हैं उनको कृषि करने में थोड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि जो पशुओं से जो उन्हें गोबर मिलता है, राइट, जो खाद मिलता है ना, तो उससे क्या होता है जो कृषि करने में उनको जो खाद है उसकी पूर्ति होती है। तो वैसे ही पहले भी क्या होता था, जो लोग पशुपालन करते थे उनको जो कृषि है उसमें क्या होती थी, मदद मिलती थी, है ना। जैसे कि अपन आज जैसे हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं हल यानी खेत को जोतने के लिए, है ना, जो कृषि यानी जो भूमि है उसे जोतने के लिए। तो पहले क्या यूज़ करते थे, पहले तो बैलों का यूज़ करते थे। तो जो पशुपालन बैल का वो करते थे उनको मदद होती थी कृषि कार्य को करने में, राइट। अनाज का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढ़ा, फलस्वरूप भंडारण भी शुरू हुआ। मतलब जैसे जैसे उन्होंने कृषि कार्य प्रारंभ किया वैसे वैसे उन्होंने क्या, अनाज का उत्पादन होने लगा। क्या उत्पादन होने लगा, अनाज उत्पादन होने लगा। और अनाज में क्या उत्पन्न होने लगा, गेहूं और जौ उत्पन्न होने लगा। अभी पढ़ा हमने, गेहूं और जौ उत्पन्न होने लगा, ये हमने पढ़ा। ये रहा गेहूं और जौ उत्पन्न होने लगा। इस गेहूं और जौ जो उत्पन्न होता था उसको यानी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या बनाना शुरू कर दिया, भंडारण बनाना शुरू कर दिया। भंडारण का मतलब होता है स्टोरेज सिस्टम, राइट। स्टोरेज SYST, स्टोरेज सिस्टम जो उन्होंने धीरे धीरे इस जो अनाज है उसको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि अब वो केवल उतना अनाज नहीं उगाते थे जितना उन्हें खाने की आवश्यकता होती थी, उससे ज़्यादा भी वो अनाज उगाने लगे थे, ताकि क्या हो, जो भविष्य में आने वाले समय में भी उनको अनाज की पूर्ति, अगर कोई मौसम में जलवायु में परिवर्तन आए तो उन्हें अनाज की पूर्ति होती रहे, राइट। जिसकी खोज विभिन्न चरणों में की गई है। भंडार गृह मिट्टी की ईंटों से बने होते थे जिसका उपयोग घरों के निर्माण के लिए भी किया जाता था। मतलब ये जो भंडार गृह है वो किसके बने होते थे, मिट्टी की ईंटों के बने होते। मिट्टी की जो आज भी ईंटें बनाई जाती है ना, आज भी आप देखोगे ईंटें किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। तो उस समय भी जो मिट्टी की ईंटें हैं उनसे ये भंडार गृह बनाए जाते थे। लेकिन आज की मिट्टी की ईंटों और पहले की मिट्टी की ईंटों में क्या फ़र्क है, पहले की जो मिट्टी की ईंटें थी वो इतनी पर्यावरण के हानिकारक नहीं थी, लेकिन आज की मिट्टी की ईंटें जो है पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। क्यों, क्योंकि आज जो मिट्टी की ईंटें बनाई जाती है उसे पकाया जाता है। क्या जाता है, पकाया जाता है। पकाने के कारण वायु में क्या होता है, प्रदूषण होता है। वो जिस कोल का यूज़ करते हैं उसे पकाने के लिए, उसके कारण जो भूमि प्रदूषण होता है, राइट। लेकिन पहले जो ईंटें होती है मिट्टी की ईंटें, उनको कच्ची ईंटें यूज़ की जाती थी। कैसी ईंटें यूज़ की जाती थी, कच्ची ईंटें यूज़ की जाती थी। कच्ची ईंटें जो होती है पर्यावरण के लिए इतने हानिकारक नहीं होती थी। और इन कच्ची ईंटों से, इन कच्ची मिट्टी की ईंटों से वो भंडारण बनाते थे, और इसी कच्ची मिट्टी की ईंटों से वो घर का निर्माण भी यानी घर भी बनाते थे। मिट्टी की ईंटों से बनी कई कमरे नुमा संरचनाएं हैं जो भंडार गृह की तरह दिखती है। यानी अपने को अवशेष मिले हैं इसके। अपने को कैसे पता चला कि वो भंडार गृह बनाते थे, अपने को भंडार गृह के अवशेष मिले हैं ना, जो घर बने हुए हैं उनमें ऐसे ऐसे कमरे जैसे दीवारें मिली है, दीवारों के रूप में यानी अवशेष के रूप में दीवारें मिली है, जो ये संकेत देती है कि उस समय लोग जो है वो घरों में भंडार गृह बनाते थे इन अनाजों को इकट्ठा करने के लिए, राइट। आज भी आप देखोगे जो गांव के लोग हैं वो अपने घरों में क्या कोठे बनाते हैं, उन कोठों में वो क्या करते हैं, अनाज इकट्ठा करते हैं। सोचो जब लाखों करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी में फिर से सब कुछ यानी जब आपदा आएगी और सब कुछ धरती के अंदर दब जाएगा, तब आने वाले फ्यूचर में भी जो लोगों को प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, यही कोठे और यही भंडार जो है वो उनके अवशेष के रूप में प्राप्त होंगे। और उस समय वो भी वो ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जैसे आज अपन अनुमान लगाते हैं ना, वैसे ही वो उस समय भी अनुमान लगाएंगे कि उस समय घरों में अनाज इकट्ठा करने के लिए ये जो भंडार गृह बनाए जाते थे ना, जैसे आज अपन अनुमान लगा रहे हैं ना इन अवशेषों को देखकर। ईसा पूर्व 4500 से लेकर 3500 में कोच्चि के समतल मैदान से इंडस मैदानी क्षेत्र तक खेती के कामों का काफ़ी विकास हुआ। मिट्टी के बर्तनों में भी बेहतरी और बढ़ोतरी आई। मतलब जैसे हमने शुरुआत कब की थी, हमने भारत के संदर्भ में जो नवपाषाण काल की शुरुआत कब की थी, अभी बताया था। भारत के संदर्भ में तो है 7000 ईसा पूर्व, राइट, और विश्व के संदर्भ में है 9000 ईसा पूर्व।
तो वही बात कह रहा है ये, जैसे जैसे नवपाषाण काल में भी हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे कि यहाँ बताया है कि 4500 से लेकर 3500 BC तक, मतलब हम नवपाषाण काल में भी क्या हुआ, आगे बढ़ते रहे। तो जैसे जैसे हम नवपाषाण काल में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो मिट्टी के बर्तन उन्होंने बनाए थे, वो मिट्टी के बर्तन जो है वो और भी बेहतर होने लगेंगे, है ना। उनमें उन मिट्टी के बर्तनों की संख्या में और भी बढ़ोतरी होने लगेगी, है ना। और जो खेती के काम वो करते थे, उन खेती के कामों में और भी काफ़ी क्या होगा, विकास होगा, जैसे जैसे हम नवपाषाण काल में भी आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। ईसा पूर्व 5000 तक लोग बर्तन नहीं बनाते थे, लेकिन ईसा पूर्व 4500 के बाद कुम्हार का चौक अस्तित्व में आया, है ना। ये कह रहे हैं कि ईसा पूर्व 5000 के आसपास जो मिट्टी के बर्तन लोग कम बनाते थे, लेकिन अगर हम ईसा पूर्व 4500 में अगर हम देखेंगे, यानी अपने को कैसे पता चला होगा कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे, अपने को वो जो कुम्हार चौक यूज़ करते हैं, ऐसा तुमने देखा होगा, कुम्हार एक पहिए जैसा चौक यूज़ करते हैं ना, ऐसा, फिर वो उससे नीचे से जुड़ा होता है। आजकल तो ये जो है मशीनों से जुड़े होते हैं, आजकल जो ये मशीनों से जुड़े, या मशीन लगी होती है ना, यहाँ एक छोटी सी मशीन होगी, है ना, वो मशीन जब घूमेगी ये चौक भी घूमता था ऐसे, है ना, ऐसे घूमता था। और फिर जो कुम्हार है वो यहाँ पर मिट्टी रखकर उसे किसी भी बर्तन के शेप में वो ढालते थे। तो ऐसे चौक जो हैं अपने को उस समय में जो अवशेष है, उसके अवशेष के रूप में अपने को ये कुम्हार के चौक मिले हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय भी लोग क्या करते थे, यानी 4500 ईसा पूर्व में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया था। बर्तन तेजी से बनने लगे और उन्हें रंगा भी जाने लगा, यानी जो बर्तन है वो तेजी से बनने लगे और उन्हें क्या किया जाने लगा, रंगों से रंगा जाने लगा, राइट। इंडस की एक सहायक नदी हकरा नदी की सूखी घाटी में नवपाषाण युग के अधोकाल की 47 बस्तियां पाई गई है। जाहिर है कि उन्होंने हड़प्पा संस्कृति के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त किया होगा। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है 2700 ईसा पूर्व माना जाता है, राइट। यही तो पढ़ाया था मैंने, और आगे भी हमने पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है, 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व माना जाता है कि नहीं माना जाता है। और हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, 4500 से लेकर 3500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो ये जो हड़प्पा संस्कृति की जो उत्पत्ति हुई, ये वो बोल रहे हैं कि जो ये नवपाषाण काल था वही एक आधार था इस हड़प्पा संस्कृति के उत्पत्ति में। यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति में हम चीज़ें बेहतर रूप से जो नगरीकरण है, बेहतर नगरीकरण देखते हैं, जो बेहतर जल व्यवस्था देखते हैं, है ना, जो बेहतर बर्तन देखते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई थी, उसकी शुरुआत नवपाषाण काल में हो गई थी। यानी कहना चाहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लिए जो बेस का काम किया था वो किसने किया था, इस नवपाषाण काल ने किया था, राइट। यानी कि जो नवपाषाण काल में अपने को जो 47 बस्तियां हैं वो इंडस नदी के आसपास, जो हकरा नदी है उसके आसपास जो है वो नवपाषाण काल की बस्तियां मिली है, और वही उन्हीं बस्तियों ने जो बेस का काम किया हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में, ऐसा ये लेखक जो है वो कहना चाहते हैं, राइट फ्रेंड्स। विंध्य के उत्तरी क्षेत्रों में, विंध्य मतलब जो विंध्य पर्वतमाला है जो मध्य प्रदेश में, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मैप में, ये वाला मैप, ये अपना है प्यारा भारत। इस प्यारे भारत के अगर आप ये बीच में जाओगे, यहाँ पर विंध्य की पर्वतमाला है। क्या है विंध्य की पर्वतमाला? विंध्य के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ नवपाषाण स्थल को ईसा पूर्व 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है, लेकिन दक्षिणी भारत में आमतौर पर नवपाषाण कालीन बस्तियां जो है ईसा पूर्व 2500 से अधिक पुरानी नहीं है। दक्षिणी और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से में वे ईसा पूर्व 1000 तक के भी हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारत के हर क्षेत्र से, यानी भारत के हर क्षेत्र से आपको नवपाषाण काल की जो बस्तियां हैं, भारत के हर क्षेत्र से आपको नवपाषाण काल की जो बस्तियां हैं उनके अवशेष आपको मिलेंगे, लेकिन जो उनका जो समय काल है वो डिफरेंस है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के काल मिले हैं वो लगभग 5000 ईसा पूर्व के मिले। कितने? 5000 ईसा पूर्व, यानी 5000 BC के अवशेष अपने को भारत जो विंध्य भारत के उत्तरी भाग में, यानी विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में मिले। जबकि दक्षिणी भाग में जो अपने को नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं वो 2500 ईसा पूर्व तक के पुराने मिले। मतलब
2500 ईसा पूर्व पुराने जो हैं वो अपने को अवशेष दक्षिणी भारत में मिले हैं, और जो भारत का उत्तरी पूर्वी भाग है यहाँ पर जो अपने को नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं वो सबसे पुराने कौन से हैं? 1000 ईसा पूर्व। कौन से हैं? 1000 ईसा पूर्व। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारत में जो नवपाषाण काल की जो अवधि है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। तो इससे क्या पता चलता है कि नवपाषाण लोगों ने सबसे पहले बसावट कहाँ स्टार्ट की होगी? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्टार्ट की होगी। यही तो बात कहना चाहते हैं कि भारत में सबसे पहले जो नवपाषाण काल की बस्तियां कहाँ बसी थी? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बसी थी। फिर वो धीरे धीरे कहाँ फैली थी? फिर वो धीरे धीरे दक्षिण में फैली थी, है ना, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में फैली थी। तभी तो अपने को उत्तरी पूर्वी भाग में जो सबसे प्राचीन अवशेष मिलते हैं नवपाषाण काल के वो इतने बाद मिलते हैं, यानी 1000 BC के मिलते हैं, है ना। और दक्षिण में भी हम देखें तो 2500 BC के मिलते हैं। यानी ये जो अवशेष क्या है? 5000 ईसा पूर्व के बाद के हैं। तो बाद के हैं इसका मतलब क्या है कि पहले जो नवपाषाण काल की बस्तियां कहाँ बसी थी? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बसी थी। उसके बाद वो दक्षिण की तरफ गई, और उसके बाद वो कहाँ गई? भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में गई, क्योंकि तब तक पहिए का आविष्कार भी हो चुका था, राइट। अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने चौक बना दिया था। अगर वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चौक बना सकते हैं तो जो वाहनों के लिए पहिए भी तो बना सकते हैं। तो उस समय उन्होंने पहिए का आविष्कार कर दिया था, है ना। वो यात्राएं इधर उधर करते थे, राइट। तो इस कारण से जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो नवपाषाण काल की बस्तियां हैं उसका काल जो है वो अलग अलग है, राइट। नवपाषाण काल के लोग पत्थर के चिकनाए हुए औजार का इस्तेमाल करते थे। अभी बताया मैंने पहले भी कि जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो पत्थर के औजार हैं वो क्या होते जाएंगे? एडवांस होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? एडवांस होते जाएंगे। एडवांस होने का मतलब क्या है? वो और ज़्यादा आसान और ज़्यादा जो है वो उपयोगी होते जाएंगे। तो अब ये बता रहे हैं कि जो पत्थर के औजार उस समय यूज़ किए जाते थे नवपाषाण काल में, वो चिकने पत्थर के यूज़ किए जाते थे जो ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा सरल होते थे उन्हें यूज़ करना। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे जो कि भारत के पहाड़ी इलाकों में महत्वपूर्ण हिस्से में बड़ी संख्या में पाई गई है। मतलब नवपाषाण काल में अपने को क्या मिला है? कुल्हाड़ी मिली है। क्या मिली है? कुल्हाड़ियों के अवशेष मिले। और ये कुल्हाड़ियाँ जो है वो लोग क्या यूज़ करते, कहाँ यूज़ करते थे? पहाड़ों को खोदने में यूज़ करते थे, ताकि उन पहाड़ों को वो कृषि योग्य भूमि में तब्दील कर सके, या फिर उसे पहाड़ों को वो तब कृषि योग्य भूमि में चेंज कर सके या बना सके, राइट। तो सबसे प्राचीन जो औजार मिला है वो क्या है? कुल्हाड़ी है। याद रखना है, कुल्हाड़ी। लोगों ने पत्थर कुल्हाड़ी का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार से किया। प्राचीन किंवदंती, किंवदंती मतलब होता है कहानियों, किंवदंती मतलब होता है कहानियां, यानी प्राचीन किंवदंतियां, प्राचीन किंवदंती, प्राचीन किंवदंती, प्राचीन किंवदंती के अनुसार परशुराम यानी जो भगवान है परशुराम को ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कुल्हाड़ी चलाने वाला नायक बताया गया। यानी जो किंवदंतियां मतलब जो कहानियां है ना, वो किंवदंतियां जो कहानियां है वो परशुराम जी को जो भगवान है उनको जो कुल्हाड़ी चलाने वाला नायक बताया जाता है। तुम पढ़ो, यानी तुमने सुना होगा कि परशुराम जी जो है वो है ना, यानी वो एक हथियार लेकर चलते थे। हथियार मतलब जो उनका अस्त्र था, है ना। अस्त्र कहते हैं, हथियार तो नहीं कह सकते, अस्त्र कह सकते हैं, क्योंकि हथियार जो होते हैं वो नेगेटिव यूज़ में यूज़ आते हैं, जबकि जो अस्त्र होता है वो पॉजिटिव रूप में यूज़ आता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का चक्र क्या अस्त्र है, वो हथियार नहीं है। अस्त्र मतलब भगवान उस अस्त्र का तभी उपयोग करते हैं जब देश में कोई विपदा आती है या फिर अनर्थ जब होता है तब, लेकिन हथियार का यूज़ जाते हैं। हथियार हो सकता है कि लोग हर कभी यूज़ करते हैं, राइट। तो भगवान जो यूज़ करते हैं वो अस्त्र है। तो जो परशुराम जी हैं वो कुल्हाड़ी जो है वो अस्त्र की तरह यूज़ करते थे, ऐसा बताया गया है, राइट। नवपाषाण युगीन लोगों द्वारा विभिन्न कुल्हाड़ियों के इस्तेमाल के आधार पर नवपाषाण युग के 3 महत्वपूर्ण इलाके हैं। मतलब अभी मैंने बताया तुम्हें कि भारत में जो नवपाषाण कालीन स्थल हैं वो मिले हैं, उनकी जो समय अवधि है वो अलग अलग है। बताया ना, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग 5000 ईसा पूर्व है, यानी 5000 ईसा पूर्व के जो अवशेष है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से मिले हैं। दक्षिण में जो अवशेष है सबसे पुराने 2500 ईसा पूर्व के मिले हैं, है ना। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जो सबसे पुराने नवपाषाण कालीन समय के जो अवशेष मिले वो 1000 ईसा पूर्व पुराने मिले, राइट। तो यही कहना चाहते हैं कि भारत के जो अलग अलग क्षेत्र में जो अवशेष है वो अलग अलग समय काल के हैं, है ना।
तो उत्तर पश्चिम बताया, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग मैंने बताया, अभी वही आपको बता रहे हैं यहाँ पर। उत्तर पश्चिमी समूह के नवपाषाणिक औजारों की पहचान चंद्राकार कटाई वाले दार के, चंद्राकार कटाई मतलब ऐसे, जैसे तुमने परशुराम जी का हथियार देखा होगा कैसा है, वैसा ही तो है। तो चंद्राकार है, चांद के आकार का है, राइट, ऐसे चांद के आकार का है, चंद्राकार है। और वो क्या है, धार है, यहाँ पर जो है वो क्या है, तीखा धार है यहाँ पर। तो वही कहना चाहते हैं कि चंद्राकार कटाई वाले धार के आयताकार कुलाड़ियों से होती है, जबकि उत्तर पूर्वी समूह के औजार की पहचान पत्थर की आयताकार कुंदे वाली चिकनी कुलाड़ियों और कभी कभी चौरस फावड़े के रूप में की जाती है। और दक्षिणी समूह के औजारों की पहचान अंडाकार किनारों और नुकुले कुंदों वाली कुलाड़ियों से होती है। मतलब ये बता रहे हैं कि भारत के जो अलग अलग क्षेत्र में नवपाषाण काल के जो समय पीरियड है वो अलग अलग है, और उस अलग अलग समय पीरियड में जो कुल्हाड़ी है उसकी जो शेप है, उसका जो आकार है वो भी क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो नवपाषाण काल जब शुरू हुआ था 7000 ईसा पूर्व में, उस समय जो कुल्हाड़ी का आकार था वो अलग था, और जैसे जैसे नवपाषाण काल आगे बढ़ता गया, मनुष्य ने जो औजार है, जो कुल्हाड़ी का जो औजार था उसको और एडवांस बनाया और उसके आकार में और परिवर्तन किया ताकि उसको और इजीली यूज़ किया जा सके और उसको और ज़्यादा आसानी से जो ज़मीन है, जो पेड़ है, उनको काटा जा सके। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो औजार है वो क्या होते जाएंगे, एडवांस होते जाएंगे। सिंपल से चीज़। तो कुल्हाड़ी भी कैसे एडवांस होती गई ये यहाँ पर बताया गया है, राइट। जो उत्तर पश्चिम में जो कुल्हाड़ी थी उसका आकार क्या था, थोड़ा ओल्ड टाइप का था, राइट। और फिर दक्षिण में थोड़ा और नए टाइप का था, और उत्तर पूर्व में तो सबसे अच्छे कुल्हाड़ी जो है वो हमें, अच्छी कुल्हाड़ी कहने का तात्पर्य है कि जो उसकी बनावट थी वो इतनी अच्छी थी कि उसको यूज़ करना आसान हो, है ना, उसको ज़्यादा उपयोगी के लिए बनाया जा सके। तो ऐसी कुल्हाड़ी अपने को उत्तर पूर्व क्षेत्र से, जो कि 1000 BC पुराना है या फिर 1000 ईसा पूर्व पुराना है, वहाँ से अपने को मिली है, राइट। तो ये जो पॉइंट था वो क्या था, जो पाकिस्तान के जो बुर्ज होम है, पाकिस्तान का जो बुर्ज होम नहीं, मेहरगढ़, पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान क्षेत्र में जो मेहरगढ़ है, वहाँ से जो नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है, राइट फ्रेंड्स। अब इसी अध्याय का जो दूसरा पॉइंट है वो है बुर्ज होम और चिरांद में हड्डियों के औजार। अब हड्डियों के औजार के बारे में पढ़ेंगे। उस समय के मनुष्य हड्डियों के भी औजार बनाते थे, जो जिन पशुओं का शिकार वो करते थे उन हड्डियों से, उनकी हड्डियों से वो औजार बनाते थे। तो ये कहाँ पर प्राप्त हुए हैं अपने को, बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है। बुर्ज होम जो है कश्मीर में जो एक नवपाषाणकालीन स्थल है बुर्ज होम, कहाँ है ये, कश्मीर में है। कश्मीर में एक नवपाषाणकालीन स्थल है बुर्ज होम। उस नवपाषाणकालीन स्थल से अपने को अवशेष मिले हैं, उनको हम पढ़ेंगे। किसके अवशेष, हड्डियों के अवशेष। और चिरांद, अब ये चिरांद कहाँ है, चिरांद यूपी में। जब आप मैप देखोगे ना तब आपको पता चलेगा चिरांद यूपी में। तो इन बुर्ज होम और चिरांद में जो हड्डियों के औजार मिले, किसके, हड्डियों के औजार, उसके बारे में हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। अब देखो, अगर आपको चिरांद और बुर्ज होम को अगर मैप में देखना है, मेहरगढ़ को मैप में देखना है, तो आप इस बुक के जो इस चैप्टर में जो मानचित्र दिया हुआ है, मानचित्र नंबर 1 है, जिसमें नवपाषाणकालीन संस्कृति को बताया गया है ना भारत के। इसमें हम देखो ध्यान से, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मेहरगढ़ दिया हुआ है ना, जो क्वेटा दिया हुआ है उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है मेहरगढ़। तो ये नवपाषाणकालीन स्थल है। जैसे मैं चिरांद की बात कर रहा हूँ तो आप यूपी में देखो, पटना के जस्ट ऊपर दिया हुआ है चिरांद, है ना, चिरांद, ये उसके जस्ट पास में मेहरगढ़ दिया हुआ है। तो ये जो यूपी का मेहरगढ़ है वो अलग है, और ये बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान में वो मेहरगढ़ अलग है। तो इन दोनों से कन्फ्यूजन नहीं होना है, राइट। और एक और बुर्ज होम की बात हो रही है। देखो आप कश्मीर में जब जाओगे, श्रीनगर के जस्ट ऊपर बुर्ज होम दिया हुआ है, राइट। तो ये जो बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है और ये चिरांद है, ये सब क्या है, ये सब नवपाषाणकालीन स्थल है, जो इस मानचित्र का टॉपिक दिया हुआ है, नवपाषाणकालीन संस्कृति, राइट। तो जिनका ऑप्शनल जो है वो हिस्ट्री है, उनके लिए ये जो लोकेशन है वो याद करना बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि जब जो क्वेश्चन आता है 50 नंबर का, है ना, हिस्ट्री ऑप्शनल में फर्स्ट क्वेश्चन पेपर 1 में, तो वो जो है वो इन्हीं लोकेशन से आता है, राइट। तो देख ली लोकेशन, अपने बुक्स में जो है मैप दिया हुआ मानचित्र नंबर 1, उसको देखो, नवपाषाणकालीन संस्कृति का, राइट।
तो अब जो बुर्ज होम और चिरांद है वहाँ पर जो हड्डियों के औजार मिले उसके बारे में हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। उत्तर पश्चिम में कश्मीर नवपाषाण संस्कृति की पहचान उनके निवास स्थल और मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तनों, पत्थर और हड्डियों के बने भिन्न भिन्न औजार और माइक्रोलिथ के पूर्ण अनुपस्थिति के आधार पर की गई। मतलब अपने को कैसे पता चला कि जो कश्मीर का बुर्ज होम है वहाँ वो जो है वो नवपाषाण कालीन स्थल था? कैसे पता चला? वहाँ पर अपने को जो औजार मिले हैं वो माइक्रोलिथ यानी छोटे औजार है, उनसे पता चला। वहाँ पर जो निवास स्थान है, वहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनसे अपने को पता चला। वहाँ पर जो हड्डियों के औजार मिले हैं हड्डियों के जो औजार मिले हैं ना, इन जो अवशेष है उनसे हम यानी जो पुरातत्वविद है, जो इतिहासकार है, उनको यह पता चला कि जो बुर्ज होम जो कश्मीर में स्थित है वो एक नवपाषाण कालीन स्थल था। मतलब उन्होंने किससे पता लगाया? इन अवशेषों की तुलना करके पता लगाया कि ये जो बुर्ज होम है जो कश्मीर में स्थित है वो एक नवपाषाण कालीन स्थल है। श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। तो वही बुर्ज होम क्या है? एक नवपाषाण कालीन संस्कृति का स्थल है जो कश्मीर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उत्तर पश्चिम में, जिसका अर्थ है भोजपत्र की जगह। अब बुर्ज होम मतलब क्या होता है? भोजपत्र की जगह। क्या होता है? भोजपत्र की जगह। अब देखो भोजपत्र की जगह क्यों कहा जाता है? मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो प्राचीन काल के लोग थे वो जो अभिलेख लिखा करते थे वो किस पे लिखा करते? पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था जब हमने स्त्रोत की बात की थी, राइट? जो सेकंड चैप्टर था, शायद नहीं थर्ड चैप्टर था स्त्रोत के बारे में, उसमें मैंने बताया था कि जो प्राचीन समय में लोग थे वो जो अभिलेख लिखा करते थे वो किस पर लिखा करते थे? भोजपत्र पर लिखा करते थे, राइट? या फिर भोजपत्र भी कहते हैं, या फिर इसे एक और कहते हैं भोजपत्र के अलावा जो पेड़ की छाल होती थी, राइट, उस पर भी वो लिखा करते थे। ये जो भोजपत्र एक विशेष प्रकार के जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की जो तना होता है, राइट, एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है, उस वृक्ष के तने से जो भोज का जो पत्र होता है वो प्राप्त किया जाता है और उस पत्र पर यानी उस पत्ते पर उस जो तने की छाल पर जो है वो ये अभिलेख लिखा जाता है। और इस भोजपत्र की विशेषता क्या होती है? इसे बहुत सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब इस पर जो जलवायु इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, राइट? इस पर जो कीड़े मकोड़े उसका भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते थे। तो इन भोजपत्रों को इस विशेष प्रकार की पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता था। तो इसी बुर्ज होम को इन्होंने अर्थ बताया कि ये भोजपत्र की जगह है। मतलब भोजपत्र की जगह मतलब बुर्ज होम एक ऐसी जगह थी जहाँ पर विभिन्न यानी बहुत सारे जो भोजपत्र के जो वृक्ष है वो यहाँ पर पाए जाते थे, राइट? इसीलिए इसका नाम पड़ गया भोजपत्र की जगह, राइट? समझ में आया? नवपाषाण लोग झील के किनारे खो में रहते थे और उनकी आजीविका संभवतः शिकार एवं मछली पकड़ने पर आधारित थी। मतलब वही चीज जो चीज पहले होती थी वो आज भी, जैसे आप देखोगे आज भी बहुत सारे जो नगर है, बहुत सारे जो धार्मिक स्थल है वो नदियों के किनारे स्थित है ना? बहुत सारे स्थित है, लेकिन बहुत सारे दूसरे नदियों के किनारे स्थित नहीं भी है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज तो बहुत सारे संचार के माध्यम हो गए, जैसे आज रेलगाड़ियाँ हो गई है, सड़कें हो गई है, पक्की पक्की, है ना? तो जो वायु परिवहन है वो हो गया है। इसके कारण अपने को इतनी जो ट्रांसपोर्ट की इतना जो यात्राएं करने की इतनी दुविधा नहीं होती। लेकिन पहले तो ऐसे कोई साधन नहीं थे, तो इसलिए वो ज़्यादातर बस्तियाँ जो वो कहाँ बसाई जाती थी? नदियों के किनारे बसाई जाती थी। तो वहीं यहाँ पर बताया गया है कि जो नवपाषाण कालीन जो स्थल है वो ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे? नदियों के किनारे मिलेंगे, राइट? और वो नदियों के किनारे रहकर क्या करते थे? शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, है ना? तो ऐसे उनकी जो जीविका है वो चलती थी। बुर्ज होम को क्या कहते हैं? भोजपत्र की जगह। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर विशेष प्रकार का वृक्ष पाया जाता है जिससे भोजपत्र प्राप्त होता है। वे कृषि कर्म से परिचित मात्र लगते थे। मतलब वो कृषि कर्म यानी कृषि के कार्य करते थे। परिचित मात्र लगते का मतलब उन्होंने स्टार्टिंग की थी। मतलब गुफ्रकल यानी कुमारों की गुफा के लोग श्रीनगर से 41 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में नवपाषाण स्थल में कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। मतलब एक जगह है, कुमारों की गुफा कहा जाता है, जिसे गुफ्रकल कहा जाता है। उससे भी अपने को नवपाषाण कालीन के जो अवशेष हैं जिससे आप लोग कृषि और पशुपालन करते थे, इसके अवशेष अपने को मिले हैं, राइट फ्रेंड्स?
कश्मीर में नवपाषाण लोग न केवल पत्थर के चिकनाए औजार बल्कि हड्डी से बने कई उपकरण और हथियार का इस्तेमाल भी करते थे। मतलब जो कश्मीर से अपने को बुर्जों में वहाँ से जो नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं वहाँ पर अपने को इस पर ऐसे अवशेष मिले हैं जो न केवल पत्थर के बने थे बल्कि ऐसे अवशेष के यानी औजारों के अवशेष भी मिले हैं जो हड्डियों से बने हो, जो पशुओं की हड्डियों से बने होते थे। ऐसे औजार भी अपने को मिले हैं। भारत में हड्डियों के पर्याप्त औजार प्राप्त होने वाला एकमात्र स्थान चिरांद है। ये चिरांद मतलब यूपी में। चिरांद का अभी बताया ना मैप में मैंने, यूपी में एक स्थल है चिरांद। उस चिरांद से भी अपने को हड्डियों के औजार मिले हैं और चिरांद भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से अधिक मात्रा में अपने को हड्डियों के औजार जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो है अपने को मिले हैं, जो नवपाषाण काल की ओर इंगित करते हैं। राइट, जो गंगा के उत्तरी हिस्से में पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसकी लोकेशन मैंने अभी आपको बताई कि जो यूपी में पटना है उससे उत्तर की तरफ 40 किलोमीटर दूर ये स्थित है। राइट, ये दोनों क्या है, जो बुर्ज होम है जो कश्मीर में है और जो चिरांद जो कि यूपी में है पटना के पास, वो दोनों ही नवपाषाण कालीन स्थल है और इन दोनों से अवशेष के रूप में अपने को पत्थर और हड्डियों के औजार मिले हैं। लेकिन चिरांद में जो हड्डियों के औजार ज़्यादा मिले हैं एज कम्पेयर टू दूसरे नवपाषाण कालीन स्थलों से। सिंगों के बने हिरण के सिंग, किसके सिंग का यूज़ करते थे? हिरण जो होता था वो सिंग जो है 12 सिंग, उसके सिंगों का यूज़ करके जो औजार वो बनाते थे उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या बताती है, उस समय जंगलों में हिरण पाया जाता था। राइट, सिंगों के बने ये औजार नवपाषाण काल के बाद भी बसावट के लगभग 100 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्र में पाए गए। मतलब जैसे कि अपन ने क्या बताया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत का जो ये है, ये अपना प्यारा भारत का जो अधिकांश भाग है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। राइट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने का मतलब क्या है, भारत के अधिक भाग में क्या होती है, अधिक अच्छी वर्षा होती है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर क्या होती है, कम बारिश होती है। और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। राइट, तो गंगा के जो डेल्टाई भाग है, जो गंगा का समतल मैदान है, वहाँ पर बारिश क्या होगी, बढ़ेगी। और जब बारिश बढ़ेगी तो जो भूमि होगी, जो मिट्टी होगी, उसमें क्या होगी, नमी की मात्रा बढ़ेगी। और इस नमी में जो लकड़ी के औजार है ना, जो मिट्टी के औजार है ना, जो मिट्टी के बर्तन है, वो मिलना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि इस नमी के कारण क्या होता है, ये चीज़ें जो है इतने सालों में क्या हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन एक चीज़ जो है वो अभी तक नष्ट नहीं हुई इस नमी वाले क्षेत्रों में भी, वो क्या है, वो है हड्डियों के औजार। क्या है, वो है हड्डियों के औजार और पत्थरों के औजार। राइट, यानी कि ये जो पत्थर के औजार बने हुए हैं, जो हड्डियों के औजार जो बने हुए हैं, वो आज भी अपने को अवशेष के रूप में मिलते हैं। जबकि ये जो नमी वाला स्थल था उसके बावजूद भी, क्योंकि ये नमी जो होती है वो इतनी नुकसान नहीं पहुंचाती हड्डियों और पत्थरों को। आपको उत्तर जो पश्चिम में तो हड्डियों और पत्थर के औजार के साथ दूसरे औजार भी आपको आराम से मिल जाएंगे। आपको मिट्टी के बर्तन भी मिल जाएंगे। राइट, मिट्टी के पुराने मकान भी मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि जो भारत का उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर इतनी वर्षा नहीं होती है, वो कम नमी वाला क्षेत्र है। इसके कारण जो अवशेष है वो आज भी जो है वो धरती के अंदर सुरक्षित है। जबकि जो गंगा का इलाका है, जो गंगा का मैदानी इलाका है, वो नमी वाला क्षेत्र है ना, तो वहाँ उस नमी के कारण जो अवशेष है वो लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सके। राइट, तो उसमें जो हड्डियों के औजार और पत्थर के औजार है वो आज भी जो है सुरक्षित हैं। गंगा, सोन, गंडक और घाघरा 4 नदियों के संधि स्थल पर उपलब्ध खुली जमीन में बस्तियों की स्थापना संभव हुई और यहाँ पत्थर के औजारों की कमी पाई गई। मतलब जो ये अभी ये गंगा नदी जा रही है, नीचे से सोन नदी आती है, ऊपर से गंडक और घाघरा नदी आती है। ये 4 नदियाँ जहाँ पर मिलती है वहाँ पर पत्थर के औजार और हड्डियों के औजार मिले हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पत्थर के औजार को छोड़कर हड्डियों के औजार बनाना शुरू कर दिया था। वही क्यों बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि हड्डियों के औजार ज़्यादा आसान थे यूज़ करने में, है ना। उन्हें जो टीका करना, उन्हें शेप में डालना, किसी भी शेप में डालना, वो ज़्यादा आसान था एज़ कम्पेयर टू पत्थर के औजारों के। राइट, बुर्ज होम के लोग रूखी भूरी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। बुर्ज होम मतलब कश्मीर,
जो कश्मीर में नवपाषाणकालीन स्थल है बुर्जहोम, वहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो किसके अवशेष मिले? भूरी मिट्टी के और रूखी मिट्टी के। दिलचस्प है कि बुर्जहोम में अपने पालक या रखवाले के साथ उनकी कब्र में पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। मतलब जो कश्मीर में बुर्जहोम है वहाँ पर जो अपने को कब्र मिली है, क्या मिली है? जो कब्र मिली है, जो कश्मीर में जो बुर्जहोम है, उस बुर्जहोम में जो अपने को कब्र मिली है, उस कब्रों में अपने को जो मनुष्य के जो हड्डियां हैं, मनुष्य की हड्डियां मतलब जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी उस समय जो मनुष्य को उस कब्र में दफनाया जाता था, तो उस मनुष्य की हड्डियां तो अपने को मिली है, साथ में हमें दूसरे पशुओं की हड्डियां भी उस मनुष्य की हड्डियों के साथ मिली है, जैसे कि बकरी की हड्डियां भी मिली है, राइट, है ना। इसके साथ साथ अपने को कुछ बर्तन भी उसमें उस मनुष्य की हड्डियों के साथ मिले हैं, है ना। और कुछ जैसे कि कुत्तों की हड्डियां भी अपने को मिली है। पता है क्यों ऐसी मिली है अपने को कुत्तों की हड्डियां? इस मनुष्य के जो अवशेष है उनके साथ, यानी बुर्जहोम जो कश्मीर में एकमात्र तो नहीं, एक ऐसा स्थल है जो नवपाषाणकालीन स्थल है। वहां पर मनुष्य की हड्डियों के साथ जो उनके पालतू पशु होते थे, जैसे कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, और उनके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए बर्तन होते थे, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए गहने जो होते थे, है ना, उनको भी इस कब्र में दफनाया जाता था, है ना। तो ऐसे जो प्रमाण है वो अपने को बुर्जहोम में मिले हैं, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा शायद इसलिए हो सकता है कि वो उस समय ये धारणा रही होगी कि जो मनुष्य की उस समय जो भी प्रिय चीजें थी वो भी अपने को दफना देनी चाहिए साथ में उस मनुष्य के। तो ऐसी शायद धारणा रही होगी, इसीलिए उन्होंने पालतू कुत्ते हो गए उनका, है ना, उनके गहने हो गए, उनके जो इस्तेमाल किए गए बर्तन हो गए, उनको उन्होंने उस कब्र में दफनाया है, राइट। ऐसा भारत के किसी अन्य नवपाषाणकालीन स्थल में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। यानी जैसे अवशेष अपने को बुर्जहोम में मनुष्य के साथ गहने के, बर्तनों के, कुत्तों के, जो पालतू पशु होता है, जो पालतू बकरी होती है, उनके मिले, ऐसे स्थल जो है भारत के दूसरे भाग में अपने को नहीं मिले। यानी ऐसे स्थल अपने को केवल और केवल बुर्जहोम में ही कश्मीर में मिले हैं। बुर्जहोम के अस्तित्व की प्राचीनतम तिथि ईसा पूर्व 2700 यानी हड़प्पा के जस्ट आसपास है, लेकिन चिरांद से प्राप्त हड्डियां ईसा पूर्व 2000 से अधिक प्राचीन नहीं है। संभवतः ये उत्तर नवपाषाण चरण के हैं। मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि जो बुर्जहोम में जो अपने को नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं वो ज़्यादा पुराने हैं एज कम्पेयर टू जो चिरांद में जो अपने को नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं उससे। यानी लेखक कहना चाहता है कि जो चिरांद में जो स्थल मिले हैं वो 2000 ईसा पूर्व के हैं लगभग, और जो बुर्जहोम में जो स्थल मिले नवपाषाणकालीन स्थल वो 2700 ईसा पूर्व के हैं। मतलब जो चिरांद में जो अवशेष मिले हैं उनको लेखक कहते हैं कि ये उत्तर नवपाषाणकालीन स्थल है ना। और जो चिरांद में जो बुर्जहोम में जो अपने को स्थल मिले हैं वो पूर्व नवपाषाणकालीन स्थल के। मतलब लेखक ने क्या किया है, जो नवपाषाणकालीन स्थल था उस नवपाषाणकालीन स्थल को भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक तो हो गया उत्तर और एक हो गया पूर्व। मतलब जो नवपाषाणकालीन स्थल का जो नवपाषाणकालीन काल था उसकी शुरुआती समय जो था उन्होंने उसके नाम दे दिया पूर्व, और जो उसका अंत काल था मतलब जो अंतिम समय था उसको नाम दे दिया उन्होंने उत्तर नवपाषाण काल, राइट। हम बलूचिस्तान और कश्मीर घाटी की नवपाषाणकालीन बस्तियों को उत्तर पश्चिम समूह में गिन सकते हैं, राइट। एक अन्य क्षेत्र जिसमें से नवपाषाणकालीन उपकरण पुनः प्राप्त किए गए असम की पहाड़ियां में स्थित है। मतलब भारत में जो असम है, यहाँ पर भारत में जो असम है वहां पर भी अपने को कुछ नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर मेघालय के गारो खासियों पहाड़ियों में नवपाषाणकालीन उपकरण भी पाए गए हैं। मतलब आपको मेघालय की जो गारो और खासी की पहाड़ियां हैं वहां पर भी आपको नवपाषाणकालीन स्थल जो है वो मिलेंगे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारत का लगभग संपूर्ण भारत है, भारतीय उपमहाद्वीप है, जहां पर आपको नवपाषाणकालीन स्थल के जो हथियार है, जो औजार है वो मिलेंगे। लेकिन एक अंतर है कि भारत में हो सकता है कि किसी स्थान पर जो नवपाषाणकालीन स्थल जो ज़्यादा पुराने हो और किसी अन्य स्थान पर जो हो वो इतने पुराने नहीं हो, राइट। दूसरे समूह में विंध्य और कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये भी अपने झारखंड जो मध्य भाग है ना भारत का, वहाँ पर है। हार गए कैमूर सुल्तान बिहार में कैमूर की पहाड़ियाँ, राइट।
दूसरे समूह में विंध्य और कैमूर पहाड़ियों की बस्तियां शामिल हो सकती है। हमें विंध्य के उत्तरी इलाकों में मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिलों में कई नवपाषाणकालीन बस्तियां मिली है। मतलब जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का जो भाग है ना, इलाहाबाद का जो जिला है, वहाँ पर भी अपने को नवपाषाणकालीन बस्तियां जो है वो मिली है। कुल मिलाकर ये आपको याद रखना है कि भारत में जो नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं वो लगभग भारत के संपूर्ण भाग में मिली है। केवल और केवल उसके जो समय अंतराल है उसमें थोड़ा अंतर है। कुछ नवपाषाणकालीन बस्तियां जो ज़्यादा पुरानी है और कुछ नवपाषाणकालीन बस्तियां जो है वो इतनी पुरानी नहीं है। मतलब उसको हम कहते हैं उत्तर नवपाषाणकालीन बस्तियां, और जो ज़्यादा पुरानी है उसको हम कहते हैं नवपाषाणकालीन यानी पूर्व नवपाषाणकालीन बस्तियां, राइट। 5वीं सहस्त्राब्दी में इलाहाबाद जिले की नवपाषाणकालीन बस्तियां कोलड़ी हवा और महाग्र धान की खेती के लिए जानी जाती है। मतलब आप इलाहाबाद में जो कोलड़ी हवा देखोगे और महाग्र देखोगे वो धान की खेती के लिए, धान की खेती मतलब चावल की खेती की जाती थी। क्यों? क्योंकि वो गंगा का मैदानी इलाका है, राइट। ये मैंने तुम्हें बताया था अभी कि जो धान की खेती यानी चावल की खेती कहाँ की जाती थी और गेहूं और जौ की खेती कहाँ पर की जाती थी, राइट। कैमूर पहाड़िया इलाके के रोहतास जिले में सैनुवार सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा बोध गया मंदिर के करीब ताराडीह स्थल उल्लेखनीय है। इन सब की लोकेशन आप जो मैप नंबर मानचित्र नंबर 1 दिया हुआ उसमें आप आसानी से देख सकते हो। ये जो स्थल है उनको मैप में अच्छी तरह से बताया गया है। चिरांद के नदी तटीय स्थल को उत्तरी पूर्वी समूह में शामिल किया जा सकता है। यह स्थल अपने आप में एक पहचान है क्योंकि नदी तटवर्ती मार्ग में कोई पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। मतलब आप ये स्थल जो देखोगे भारत के लगभग संपूर्ण भारत में आपको मिलेंगे। जैसे आप मानचित्र में ध्यान से देखो, आप अगर उत्तर पूर्व में अगर आप देखोगे ध्यान से देखो, ये डोलड़ी हवा आपको मिलेगा, है नहीं। और आप ये चिरांद है, चिरांद तो मैंने अभी आपको बताया है ना। ये कोलड़ी हवा लिखा हुआ देखो, उत्तर प्रदेश में नीचे जो मेहरगढ़ है, यूपी का यमुना नदी के नीचे कोलड़ी हवा है। ये ऐसे जो नवपाषाणकालीन स्थल अब जब अपन न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, न्यू एनसीईआरटी इतिहास की, उसमें और अच्छे से मैप दिया हुआ है कि नवपाषाणकालीन स्थल कहाँ कहाँ पर दिए हुए हैं ना, दक्षिण में कहाँ पर है ना। उसके अच्छे से मैप दिया हुआ है जो एनसीईआरटी उसमें। यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको थोड़ा सा ये समझना है कि भाई नए पाषाण काल जो है वो भारत के लगभग जो है वो संपूर्ण भाग में फैले हुए हैं, लेकिन उनकी तिथि जो है वो थोड़ी बहुत क्या है, अलग है, राइट फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। जो आगे आने वाली वीडियो इससे जस्ट बाद जो आएगी उसमें हम प्रयास करेंगे कि जो चैप्टर 8 है उसको फिनिश कर दे, राइट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे दक्षिणी भारत के नवपाषाण बस्तियां। मतलब अभी तो अपन ने किसकी नवपाषाण काल की बस्तियों की बात की, उत्तर की बात की, जिसमें हमने कश्मीर के बुर्ज होम की बात की, यूपी के चिरांद की बात की है ना, जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसके मेहरगढ़ की बात की है ना, जो उत्तर पश्चिम के जो मेहरगढ़ है उसकी बात की, उत्तर पूर्व में जो असम है, मेघालय की गारो खासी पहाड़ियाँ, जो वहाँ पर जो नवपाषाणकालीन बस्तियाँ थी उसकी बात की। अब जो अगला जो इसका इसी अध्याय का जो अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट, उसमें हम बात करेंगे जो दक्षिणी भारत की, किसकी, जो दक्षिणी भारत की जो नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं, दक्षिणी भारत में जो नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं, दक्षिणी भारत में जो नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं उसकी बात हम अगले अध्याय में करेंगे, राइट। इसमें अपन केवल दक्षिणी भारत पर फोकस करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए